ठंड में मायके आई ननंद। तपस्या उठो, माँ कब से तुमको आवाज लगा रही है। सोने दो ना, बस थोड़ी देर और। तपस्या, सुबह के 10 बज चुके हैं, उठ जाओ, माँ बहुत गुस्से में है। इतने में शांति देवी भड़की हुई कमरे के अंदर आती है। तपस्या बहू, ये क्या टाइम है सोकर उठने का? हाँ, अरे हमारे पड़ोस में बहुएं भी हैं, सवेरे के 5 बजे उठती हैं और एक तुम हो, डेली लेट उठती हो। ओफो, क्या है सासू माँ, उठ तो गई, अब क्यों कचर कचर कर रही हैं? जब देखो ये बुढ़िया मेरी अच्छी खासी नींद के बीच में कबाब में हड्डी बन जाती है। अरे अब बैठी बैठी कौन से ख्याली पुलाव पकाने लगी? आज के तारीख में चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जा तो रही हूँ बनाने सासू माँ। ये है शांति देवी की बहू तपस्या, जिसे आलस और कामचोरी में खिताब हासिल है। कुल मिलाकर किसी आलसी गधे के जैसा है, जो सर्दी के मौसम में काम करने से बचने के बहाने सोचती रहती है। शक्ल बनाकर वो किचन के अंदर आती है। बाप रे, चाय बनाने का बर्तन तो गंदा पड़ा है। ये बर्तन वाली भी आधे अधूरे बर्तन धोकर घर भाग जाती है। आज तो इतने ठंडे पानी से बर्तन धोकर मेरी तो लंका लगने वाली है। जैसे ही तपस्या पानी में हाथ डालती है तो जोर से चिल्लाती है, ओए मैया, हाय मैया रे, मर गई, कितना ठंडा पानी है। इस साल की ठंडी तो सारे रिकॉर्ड तोड़ डाली। ऐसा लग रहा है जैसे मैं दिल्ली में नहीं बल्कि कुल्लू मनाली में हूँ। इतना बर्फीला पानी तो वही होता है। किसी तरह से बस चाय के लिए फ्राई पैन धो लेती हूँ, बाकी। कुछ ही देर में तपस्या चाय बनाना चालू कर देती है। तभी उसकी माँ पुष्पा देवी का फोन आता है। क्या कर रही है मेरी लाडली प्यारी बेटी? देख रही हूँ रजनी, वैसे तो हम दोनों बहू के लिए सासू माँ के मुंह से करेले जितनी कड़वी बातें निकलती हैं, लेकिन जैसे ही बेटी को फोन लगाती हैं तो मुंह से शहद टपकने लगता है। अरे पतियालिनी तो कुमकुम, बस हमारी वो काम जो ननद हर साल की तरह इस साल भी कहीं सर्दियों के काम से बचने के लिए मायके में टपक मत जाए, वरना लाटो रानी की खातिरदारी करके हमारी कमर टूटेगी। और बता मेरी बच्ची, क्या हालचाल है तेरे? मत पूछो माँ, मेरे साथ एक नंबर की चिल्लात है। इतनी ठंड के मौसम में मुझसे दिन भर बर्तन धुलवाती है, खाना बनवाती है। माँ तुम भैया को भेज दो मुझे लेने के लिए। हाय मेरी फूल सी बच्ची को उसकी ससुराल में कितना शासन झेलना पड़ रहा है। मैं आज तेरे भाई को भेजती हूँ। ननंद के मायके आने की खबर से दोनों भाभियों की शक्ल बन जाती है। हे भगवान, ये दुख का ही खत्म नहीं होता। पता नहीं इस निकम्मी ननंद के पैर अपने ससुराल में क्यों नहीं टिकते। सर्दी आती नहीं कि महारानी बोरिया बिस्तर बांधकर चली आती है हमारी मुसीबत बढ़ाने के लिए। चुप हो जा बहन, अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। शाम को तपस्या 4-5 बड़े बड़े सूटकेस और बैग घसीटते हुए मायके आती है। तभी उसका शरारती बेटा मयंक आते ही कूड़ा कचरा घर में फैला देता है। सर्दी है भाई, सर्दी है, मेरी तो कुल्फी जम गई। अरे भाभी, आप दोनों खंबे की तरह खड़ी क्या हो? जल्दी जाओ और मेरे लिए बढ़िया सी अदरक इलायची वाली मलाई मारकर चाय बना कर लाओ। और सुनो, साथ में गर्मा गर्म समोसे, चीला और मूंग दाल के पकौड़े भी बना लेना। आते ही फरमा दिया ऑर्डर महारानी साहिबा ने। बेचारी दोनों भाभी किचन में आकर चिक चिक करते हुए चाय पकौड़ा बनाती हैं। देख लेना कुसुम, सासू माँ अपनी बेटी से भर भर कर चुगलियां लगा रही होंगी हमारी, और हमारी ननंद आग में घी डालने का काम कर रही होगी। देखो तो कैसे सूख कर काटा हो गई है मेरी फूल सी बच्ची। हाय क्या करूँ माँ, अब मेरी जिंदगी भाभीियों जितनी खुशकिस्मत थोड़ी है। मेरी सास तो कोलों के बैल की तरह काम करवाती थी मुझसे, चाहे फिर गर्मी हो या सर्दी हो। भाभीियों की तो ऐश है यहाँ। इतने दरवाजे पर खड़ी होकर रजनी कुमकुम ये सुनकर आग बबूला हो जाती हैं और दोनों गुस्से में चाय पकौड़े की प्लेट लाकर पटकती हैं। ये रहा आपका चाय पकौड़ा, ठोस लीजिए, मेरा मतलब खा लीजिए। देख रही हो माँ, सर्दी के मौसम में 4 दिन रहने के लिए मायके क्या आती हूँ, भाभीियों को तो चुभने लगती हूँ मैं, चली जाती हूँ। अरे तो क्यों जाएगी मेरी बच्ची, तेरा अपना घर है, जितने दिन तेरी मर्जी चाहे रहे। और भाभी होने के नाते घर आई ननंद का खातिर भाव करना तुम दोनों का धर्म है, समझी? जी माँ जी, समझ गए। अब जाओ रात के खाने की तैयारी करो। बोल बेटी, क्या खाएगी तू? भाभी आप दोनों मेरे लिए मटर पनीर, मिक्स वेज और तंदूर वाली रोटी बना देना, और साथ में गाजर का हलवा भी बनाना। हे भगवान, लगता है ये साल भर की भूख लेके आई है यहाँ। खाना बनाने में बैंड बजेगी और दबाकर गंदे बर्तन लगेंगे, सो अलग। ठंड में धोने में नानी याद आएगी हमारी। बेचारी दोनों भाभी भयंकर ठंड में ननंद का फरमाया खाना बनाती हैं। ये ननंद रानी मायके क्या आती है, मानो हम दोनों की हालत हलवाई के जैसी हो जाती है। खैर, मैं बुला कर लाती हूँ दोनों को। कुमकुम ननंद के कमरे में आती है। सासू माँ, ननंद जी खाना लग गया है, आ जाइए।
तभी रजाई में पड़ी ननंद नखरे दिखाने लगती है। ओह माँ, इतनी मुश्किल से मेरे हाथ पैर गर्म हुए हैं। भाभी ऐसा करो, आप मेरा और मेरे बेटे का खाना परोस कर यहीं पलंग पर लाकर दे दो, यहीं खा लेंगे। लेकिन मामा, मुझे सबके साथ टेबल पर खाना है। मयंक चुपचाप यहीं बैठो। इस तरह मायके आई आलसी ननंद अपनी दोनों कामकाजी भाभीियों का फायदा उठाती है और चाय, खाना, पीना सब कुछ बिस्तर पर मंगवाती, साथ ही अपने गंदे कपड़े तक भी दोनों से धुलवाती थी। भाभी आप कपड़े धो रही हो ना, तो मयंक का एक और टी शर्ट धो देना। ननंद जी, अरे आपका बेटा एक दिन में 10-12 जोड़ी कपड़े गंदे कर चुका है। ऊपर से इतनी ठंड के मौसम में ठंडे ठंडे पानी और थापी से कपड़े धोना पड़ता है। कपड़े धोकर मेरे हाथ लाल पड़ गए हैं। कम से कम अपने कपड़े तो आप खुद धो लिया कीजिए। ये सुनकर तपस्या भड़क कर अपनी माँ के आगे आकर अपना सामान पैक करते हुए जाने का ड्रामा करने लगती है। इस घर में तो मेरी जैसी कोई इज्जत ही नहीं है। मैं शादीशुदा क्या हो गई, मेरा तो अपना घर ही नहीं रहा। अरे क्या हो गया तपस्या, तो ये सामान क्यों समेट रही है? माँ, मैं अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने ससुराल वापस जा रही हूँ। भले ही सर्दी में मर जाऊंगी, मगर मायके नहीं आऊंगी। कहीं भी नहीं जाएगी तू, समझ गई ना? तू सर्दी बीतने के बाद चली जाना। इस पर दोनों बहुएं गुस्से में बौखला जाती हैं। नौटंकी बात कहेंगी, ये नहीं जाने वाली। कोई नहीं ननन रानी, तुम डाल डाल तुम्हें पात पात। सुनो जी, तुम जरा मेरे साथ अंदर आना। हाँ आता हूँ, चलो। कमरे में आते ही रजनी झगड़ने लगती है। देखो जी, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ। तुम्हारी बहन हर सर्दी में मुंह उठाकर मायके चली जाती है हमारा काम बढ़ाने। तो या तो तुम उसे विदा करो, वरना मैं कह देती हूँ मैं अपने मायके चली जाऊंगी और तुम देखते रह जाओगे। फिर अपना बंदोबस्त देख लेना, नाश्ता खाना कहाँ खाओगे। अरे नहीं मेरी माँ, तुम मायके मत चली जाना, मैं कुछ करता हूँ। आदर्श अगले दिन नितिन को कॉल लगाता है और वो तपस्या को लेने आ जाता है। अब तपस्या के पास अपने ससुराल लौटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। चलो तपस्या, माँ तुम्हें और मयंक को बहुत याद कर रही हैं। हाँ ठीक है, चल रही हूँ। अच्छा माँ भाभी, मैं चलती हूँ। अरे हमारी प्यारी प्यारी ननन जा रही हो, गले तिलक जाओ। हाँ हाँ, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, मेरी दोनों भाभीियों के मन में तो लड्डू फूट रही होंगे। अच्छा ठीक है ननन जी, चाहिए। फिर सर्दी का मौसम है, ससुराल में अपना ख्याल रखना। इस तरह दोनों भाभी मायके आई शादीशुदा आलसी ननंद को भगाकर ही दम लेती हैं। जैसे ही ननंद ससुराल पहुंचती है तो बहुत सारे गंदे और झूठे बर्तन उसका इंतजार कर रहे थे। आज मेरी प्यारी तपस्या बहू, कब से तेरा इंतजार था। जा जरा बढ़िया सी एक कप चाय तो बना कर लिया। हाँ ठीक है, लाती हूँ। बड़ी हुए किचन में आती है, जहाँ बहुत सारे गंदे बर्तन भरे पड़े हुए थे। तपस्या, बर्तन तो घिसना ही पड़ेगा, रो कर या हंस कर। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। इस तरह गाना मन बहलाकर तपस्या सारे बर्तन धो डालती है और फिर चाय पिलाती है। ओए होए, क्या गर्मा गर्म चाय थी, पीते ही शरीर में गर्माहट आ गई। इस तरह धीरे धीरे तपस्या अब अपने ससुराल के कामों से ठंड में बचने के बजाय उसे खुद करने में विश्वास रखती थी और दूसरी तरफ दोनों भाभियां भी अपने ससुराल में खुश थी। हे भगवान, घर के अंदर कितना ज्यादा धुआं हो गया है। अब मैं क्या करूं, मेरी तो खांसी भी नहीं रुक रही। देखो बहू, घर में चूल्हा होने की वजह से धुआं बहुत ज्यादा हो जाता है। तुम दोनों ननंद भाभी मिलकर घर के बाहर आंगन में बैठकर खाना बनाया करो। लेकिन माँ, बाहर बहुत ठंड है। मैं जानती हूँ बाहर बहुत ठंड है, लेकिन तुम्हें पता है चूल्हे के धुएं से जब हम खांसते हैं तो हमारे सीने में दर्द उठने लगता है। वैसे ही हम लोग बीमार हैं। ओमवती के ये कहने पर सुमन और गुंजन दोनों घर के आंगन में खाना बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। यहाँ तो ठंडी ठंडी हवाओं से ही इतनी ठंड लग रही है। आए हुए 2 मिनट नहीं हुए हमें। हाँ भाभी, ठंड तो बहुत है, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। चलो जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं चूल्हे पर। सुमन और गुंजन मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती हैं। अचानक से सुमन के हाथ पर गर्मा गर्म लकड़ी लग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ननद जी, आपका हाथ जल गया। भाभी, मेरा हाथ बहुत जल रहा है। आप अंदर चली जाओ, मैं अकेले ही खाना बना लूंगी। आज अगर हमारे पास गैस चूल्हा होता तो ये सारी परेशानी न होती। सुमन का हाथ जल चुका था और वो बहुत दुखी थी। उसकी भाभी ठंड में कांपते हुए घर के बाहर चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। थोड़ा सा खाना कच्चा रह गया है, ऊपर से लकड़ियां भी खत्म हो गई हैं। कल लकड़ियां भी लेकर आनी होंगी। सुमन ऐसा कहकर बना हुआ खाना घर में ले जाती है।
सबसे पहले वो खाना परोसकर अपने सास ससुर को देती है और उसके बाद नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर अपनी नंद के जले हुए हाथ पर लगा देती है। भाभी, इससे क्या होगा? इससे तुम्हारे हाथ को थोड़ा सा आराम मिलेगा, तुम्हारा जख्म धीरे धीरे ठीक होगा और निशान भी खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या अब तुम सिलाई कर पाओगी? हाँ हाँ भाभी, मैं सिलाई कर दूंगी। गरीब भाभी और उसकी नंद घर के रोजमर्रा के खर्चे के लिए सिलाई किया करती थी, क्योंकि गुंजन का पति अभिषेक एक कंपनी में काम करता था और उसे वहां महीने में ही हिसाब दिया जाता था। रात को जब दोनों नंद भाभी सिलाई कर रही होती हैं तो नंद को बहुत परेशानी होती है। नंदन जी, आप आराम कर लीजिए, अभी आपका हाथ दर्द करेगा। जब थोड़ा सा आराम मिल जाएगा फिर आप मेरी मदद करवा देना। सुमन पहले ही बहुत दुखी थी, इसलिए वो चुपचाप अपनी भाभी की बात मानकर सो जाती है। अगले दिन जब गुंजन सुबह चूल्हे पर खाना बना रही होती है तो वो देखती है कि रात भर बची हुई लकड़ियां ओस की बूंदों से गीली हो चुकी हैं। एक तो चूल्हे पर खाना बनाना, ऊपर से ये गीली लकड़ियां, अब ये जलेंगी या नहीं ये भी कोई पता ही नहीं। गुंजन जब खाना बनाना शुरू करती है तो लकड़ियों से इतना धुआं निकलता है कि खांस खांस कर उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। हे भगवान, चूल्हे पर खाना बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। काश गैस वाला चूल्हा होता। बहुत मुश्किलों के बाद वो सभी के लिए नाश्ता बना पाती है, वो भी थोड़ा कच्चा रह जाता है। अरे ये क्या, ये खाना तो कच्चा है, अरे पेट में दर्द कर देगा। तो मैं कर भी क्या सकती थी, लकड़ियां खत्म हो गई हैं। आज मैं और सुमन लकड़ियां लेकर आएंगे सूखी हुई। एक तो रात भर बाहर लकड़ियां पड़ी रहती हैं तो गीली हो जाती हैं। बहू, तुम रात के समय लकड़ियों को घर के अंदर ही रख लिया करो। ठीक है माँ जी। तभी सुमन सिलाई की मशीन को रोकती है। भाभी चलो पहले लकड़ियां ही लेकर आते हैं जंगलों से, वरना रात को देरी हो जाएगी खाना बनाने में। ऊपर से खाना भी चूल्हे पर बनाना है और रात को ठंडी ठंडी हवा चलती है तो ठंड भी लगती है। हाँ तुम सही कह रही हो नंदन जी, चलो चलते हैं। गुंजन और सुमन दोनों जंगल जाते हैं, वहां से वो लकड़ियां लेकर आते हैं जिन्हें वो घर लाकर काटना शुरू करते हैं। तभी कुदाल गुंजन के हाथ से छूट जाती है और उसके पैर में लग जाती है। अय्या, बहुत जोर से लगी है माँ। हे भगवान, ये क्या भाभी, आपके तो पैर में बहुत जोर से लगी है। आप एक तरफ बैठ जाइए, मैं काट देती हूँ सारी लकड़ियाँ। सुमन लकड़ियां काट कर रख देती है। थोड़ी देर बाद गुंजन को भी उसके पैर में आराम आ जाता है। फिर दोनों नंद भाभी मिलकर चूल्हे पर खाना बनाती है। सूखी लकड़ियों के चलते आग काफी अच्छी जलती है। उस वक्त तो उन्हें ठंड नहीं लगती। वो कोयले एक तसले में भरकर अपने घर के अंदर ले आती हैं। उस रात देर रात तक नंद भाभी एक दूसरे से बातें करती हैं। देखो ना, हमारे घर में गैस चूल्हा नहीं है, जिसकी वजह से हमें कितनी सारी परेशानी उठानी पड़ती है। कभी हमारा हाथ जल जाता है तो कभी लकड़ियां काटते हुए कुदाल पर गिर जाती है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, खाना कच्चा पक्का रह जाता है, कभी तो ज्यादा ही जल जाता है। अगर हमारे पास गैस चूल्हा आ जाए तो हमें सारी परेशानियां ये उठानी ही नहीं पड़ेंगी। लेकिन आएगा भी कहाँ से? महीने का लेना देना तो तुम्हारे भैया करते हैं, और उसके बाद घर के रोजमर्रा के खर्चे हम अपनी सिलाई से निकालते हैं। क्यों ना हम दोनों अब कड़ी मेहनत करें सिलाई में, जिससे हमें ज्यादा पैसे मिले। ज्यादा मेहनत ज्यादा पैसे, तो कुछ पैसे बचा भी लेंगे और एक गैस चूल्हा खरीद लेंगे। ठीक है ननन जी, अब हम लोग और मेहनत करेंगे सिलाई करने में। सुमन और गुंजन दोनों ही दिन रात सिलाई करके पैसे कमाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि अब वो दोनों ही चूल्हे पर खाना बनाकर दुखी हो चुकी थी। उन्हें अपने गरीब घर में एक गैस चूल्हा चाहिए था और उसे खरीदने के लिए उन्हें ज्यादा पैसों की जरूरत थी। एक बार लकड़ियां खत्म होने के चलते अभिषेक जंगलों में लकड़ियां काटने पहुंचता है। जैसे वो कुदाल उठाता है, कुछ पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। जंगल के बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि लकड़ियां काटना वर्जित कर दिया गया है, फिर भी तू यहाँ पर लकड़ियां काटने आया है। चल, तुझे तो मैं बताऊंगा अब थाने में। पुलिस वाला थाने में लाकर अभिषेक को जेल में डाल देता है। साहब मुझे छोड़ दो, मैं गरीब हूँ और मेरे घर में और कोई साधन भी नहीं है खाना बनाने के लिए, लेकिन मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी साहब, मुझे छोड़ दो। अभिषेक के इतना बोलने पर भी पुलिस वाला उसे नहीं छोड़ता। वहीं नंद भाभी को यह खबर मिल जाती है कि अभिषेक जेल में बंद है। वो दोनों फौरन गांव की थाने में आती हैं। अरे ये क्या, भैया को जेल में बंद कर दिया? पुलिस इंस्पेक्टर, इन्हें छोड़ दीजिए। साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को छोड़ दीजिए। अब जमानत के लिए तुम्हें वकील करके लाना होगा और जमानत करवानी होगी, तभी तुम्हारे पति को जेल से हम छोड़ पाएंगे। पुलिस वाला इतना कहकर उन्हें जाने के लिए कह देता है। अब उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो अभिषेक को जेल से छुड़ा सकें। दिन रात सिलाई मशीन चलाने के बाद भी वो पैसे कमा नहीं पाती। घर आते वक्त एक दीवार पर वो एक पोस्टर देखती हैं जो किसी कंपनी का होता है।
देखो जरा भाभी, इस पोस्ट पर लिखा है कि एक कंपनी के कुछ कारीगरों की जरूरत है जिन्हें सिलाई मशीन चलानी आती है, जिनकी तनख्वाह भी 20,000 रुपए होगी। अगर हमें ये नौकरी मिल जाए तो हमारे घर की सारी परेशानियां ही खत्म हो जाएंगी और हम भैया को भी निकाल सकेंगे और हम एक गैस चूल्हा भी खरीद सकेंगे। ये सोचकर सुमन और गुंजन दोनों ही उस कंपनी में नौकरी के लिए जाती हैं, जहां उनका सिलाई मशीन चलवाकर टेस्ट लिया जाता है। सिलाई मशीन चलाने में वो पास हो जाती हैं, जिसके चलते उन्हें नौकरी पर रख लिया जाता है। अब वो कंपनी में काम करती हैं और ओवरटाइम भी लगाती हैं। इन दिनों उनके घर का चूल्हा भी नहीं जलता, लकड़ियां तो वर्जित कर दी गई थी। वो पड़ोस के घर में गैस चूल्हे पर खाना बनाती हैं। काकी जी, जैसे ही हमें तनख्वाह मिल जाएगी हम आपको इतने पैसे दे देंगे जिससे आप अपने सिलेंडर में गैस भरवा सकेंगे। हाँ, वो तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, नहीं दोगी तो पता है ना मेरी आवाज कितनी तेज है। पूरे गांव को पता चल जाएगा कि तुमने मेरे घर में अपनी मजबूरी में खाना बनाया था। नहीं, हम समय पर आपके पैसे चुका देंगे। पड़ोस के घर में गैस चूल्हे पर खाना बनाकर वो जब अपने घर आती हैं तो आपस में बातें करती हैं। देखा तुमने कितनी जल्दी हमने गैस चूल्हे पर खाना भी बना लिया और हमें परेशानी भी नहीं हुई। हाँ भाभी, बस महीने की तनख्वाह मिल जाए, सबसे पहले भैया को जेल से निकालने के बाद अपने घर के लिए गैस चूल्हा ही खरीदेंगे और बचे हुए पैसे काकी को दे देंगे। इस तरह सुमन और गुंजन पूरे महीने मेहनत करके काम करती हैं। इसी के चलते महीने के आखिर में उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलता है और पूरी तनख्वाह उनके हाथ में आती है। सबसे पहले वो अभिषेक को जेल से बाहर निकलवाती हैं और अपने घर के लिए एक गैस चूल्हा खरीदती हैं। हमने कितनी परेशानी उठाई है ठंड में, जब चूल्हे पर बाहर खाना बनाना पड़ता था तो कितनी दिक्कत होती थी। लेकिन देखो ना, हमारी मेहनत का फल हमें मिल गया ननद जी। हम गरीबों के घर में भी गैस चूल्हा आ गया। तुम्हारी मेहनत से तुमने तरक्की पाई। भगवान करे ऐसे ही तुम आगे बढ़ती जाओ। अब हम लोग इसके ऊपर क्या बनाएं? गैस चूल्हे पर सबसे पहले मीठे में हलवा बनाएंगे और सभी को बांटेंगे। आखिर मोहल्ले में सभी को पता चलना चाहिए कि हम जैसे गरीबों के घर में भी गैस चूल्हा आ गया है। इस तरह नंद भाभी दोनों बहुत खुशी से गैस चूल्हे पर सबसे पहले मीठे में हलवा बनाती हैं और फिर वो उसे बांटने पूरे मोहल्ले जाती हैं और सबको बताती हैं कि अब उनके घर में गैस चूल्हा आ गया है। इसी तरह गरीब परिवार की चूल्हे पर खाना बनाने की परेशानी खत्म हो जाती है और अब वो गैस चूल्हे पर खाना बनाते हैं, जिससे खाना सही और ठीक पका होता है।